Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इनहेरिटेंस। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम्स। सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स पर बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। बच्चों, क्रोमोसोम्स एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वॉल्थर फ्लेमिंग, उसने 1882 में डिस्कवर किया था। क्रोमोसोम्स हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले धागों की तरह के कुछ लंबे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी हमारे सेल के न्यूक्लियस में लंबे लंबे धागों की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। नॉर्मली अगर आप सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर देखें तो ये आपको क्रोमोसोम्स बहुत ही बारीक पतले पतले क्वाइल्ड फॉर्म में मिलते हैं जिनको क्रोमेटिन फाइबर्स कहा जाता है। बट जब हमारा सेल डिवाइड होने लगता है, यानी जब हमारे सेल में सेल डिवीजन का प्रोसेस होने लगता है, तो ये पतले पतले लंबे लंबे क्वाइल्ड फॉर्म के क्रोमेटिन फाइबर थोड़े मोटे छोटे और एक्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस शक्ल में फिर हम इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, या आपको सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे दिखेंगे। सेल डिवीजन के अलावा आपको ये क्रोमेटिन फाइबर्स की शक्ल में मिलते हैं। इस तरह क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ये आपको नजर नहीं आते। बच्चों, क्रोमोसोम्स की तादाद एक स्पीशी के अंदर फिक्स होती है। यानी दुनिया में इंसान ह्यूमन एक स्पीशी है, तो दुनिया के तमाम इंसानों के तमाम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स मिलेगी आपको 46। इसी तरह दुनिया में जितने भी घोड़े होते हैं उनके सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद 64 होती है। डॉग्स के अंदर दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं सबके सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 78 होती है। तो क्रोमोसोम्स की तादाद एक स्पीशी की तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर फिक्स होती है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब आपका सेल डिवाइड नहीं हो रहा उस टाइम पर तो क्रोमोसोम्स आपको बहुत ही बारीक पतले पतले लंबे लंबे दागों की तरह नजर आ रहे होते हैं और उस टाइम पर तो हम इनको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। बट जब डिवीजन होने लगती है तो ये जो पतले पतले क्वाइल्ड फॉर्म में क्रोमेटिन फाइबर थे ये छोटे मोटे और विजिबल हो जाते हैं और फिर उस टाइम पर हम इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो नॉर्मली अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इस वक्त आपसे लेफ्ट डायग्राम पे जो क्रोमोसोम है उससे मुखातिब हो। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। जिस रीजन से ये कनेक्ट हुए हुए होते हैं उस रीजन को सेंट्रोमेयर कहा जाता है और सेंट्रोमेयर में एक डिस्क शेप का प्रोटीन होता है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अ सिंगल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स joined together at centromere and centromere contain a disc shaped protein called kinetochore। लेकिन जब आप सेल डिवीजन में ये क्रोमोसोम्स आपको विजिबल होते हैं, ये आपको सेल डिवीजन के दौरान जब ये आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे तो ये आपको ऐसे लंबाई में नहीं बल्कि एक्स शेप में दिखते हैं। यानी हर क्रोमेटिड के साथ उसका एक सिस्टर क्रोमेटिड भी अटैच हुआ हुआ होता है। ठीक है ना। अब यहाँ राइट साइड के क्रोमोसोम की बात हो रही है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जब आपको क्रोमोसोम विजिबल होगा तो आपको क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स और उन 2 क्रोमेटिड्स के साथ उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स भी आपको मिलेंगे। ये क्या रीजन है? जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहे होते हैं तो इस दौरान हमारे क्रोमेटिड्स रेप्लिकेट हो जाते हैं। सो दैट इज वाई आपको एक क्रोमेटिड के साथ उसका एक सिस्टर क्रोमेटिड भी नजर आ रहा है। तो इन दोनों फॉर्म में, भले आप इसको एक्स फॉर्म में लें यानी कि इस फॉर्म में लें या इस फॉर्म में लें, हम इसको एक ही क्रोमोसोम मानते हैं। हम इसको भी एक सिंगल क्रोमोसोम कहेंगे, हम इसको भी एक सिंगल क्रोमोसोम कहेंगे। बस ये जो सिंगल क्रोमोसोम है ये रेप्लिकेटेड हुआ है, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। हम ये कहेंगे कि ये क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से बना हुआ है और इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे कि ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ है।
सेल डिवीजन के दौरान आपको इस फॉर्म में क्रोमोसोम नजर आता है जो कि रेप्लिकेट हुआ हुआ है। तो ये इसका एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास क्रोमोसोम का। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की टाइप्स की। बच्चों हमारे पास 4 किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। पहली टाइप कहलाती है मेटासेंट्रिक। ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके दोनों क्रोमेटिड्स सेम साइज के होते हैं और इनका जो सेंट्रोमेयर है वह बिल्कुल बीच में होता है। सेकंड टाइप हमारे पास होती है सब मेटासेंट्रिक। ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका एक क्रोमेटिड थोड़ा बड़ा और दूसरा क्रोमेटिड थोड़ा छोटा होता है। थर्ड टाइप हमारे पास होती है एक्रोसेंट्रिक। इसका एक क्रोमेटिड बहुत ज्यादा छोटा होता है जबकि दूसरा क्रोमेटिड बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और चौथी टाइप हमारे पास होती है टीलोसेंट्रिक। ये ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें एक क्रोमेटिड नहीं होता। तो ये 4 टाइप होती है हमारे पास क्रोमोसोम्स की। इसमें से टीलोसेंट्रिक हमारे ह्यूमंस के सेल्स के अंदर नहीं होता। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की, यानी हमारे जो क्रोमोसोम है वो किस चीज से बने हुए हैं। बच्चों क्रोमोसोम 2 तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। एक कहलाता है डीएनए और दूसरा कहलाता है प्रोटीन। एक क्रोमोसोम में आपको एक बहुत बड़ी डीएनए की चेन मिलती है। अ सिंगल क्रोमोसोम कंटेन अ सिंगल लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए। और उसके अलावा आपको प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनको हम ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स कहते हैं। So these 2 molecules are the chemicals which made our chromosomes. अब ये बात करते हैं कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है डीएनए और हिस्टोन, इनसे किस तरह हमारा क्रोमोसोम बना हुआ होता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक क्रोमोसोम में एक लंबी डीएनए की चेन होती है और फिर जगह जगह आपको हिस्टोन के प्रोटीन्स मिलते हैं। सो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हमारे एक क्रोमोसोम की जो एक लॉन्ग डीएनए की चेन है वो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स पर क्वाइल होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप रस्सी को एक रोलर पे क्वाइल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस रस्सी आप समझ लें ये डीएनए का मॉलिक्यूल है और जो रोलर है वो हिस्टोन्स है। सो हमारा जो एक डीएनए की चेन है वो जगह जगह न्यूक्लियोसोम पर क्वाइल हो जाती है, यानी कि हिस्टोन पर क्वाइल हो जाती है। और हिस्टोन पर जब ये क्वाइल होती है तो अब इस स्ट्रक्चर को हिस्टोन प्रोटीन जिसमें डीएनए क्वाइल हुआ है इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। सो अब हमारे पास डीएनए की चेन जगह जगह से न्यूक्लियोसोम बन गई है और एक ये न्यूक्लियोसोम की चेन बन जाती है। उसके बाद ये न्यूक्लियोसोम की चेन फर्दर क्वाइल होती है। ये फर्दर क्वाइल होती है और फिर ये क्वाइल होने के बाद क्रोमेटिन फाइबर बन जाती है और क्रोमेटिन फाइबर की शक्ल में यह आपके सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और फिर जब सेल डिवीजन होने लगता है तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये फर्दर कंडेंस होगा और ज़्यादा कंडेंस होगा और ज़्यादा क्वाइल हो जाएगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम पे। सो जब डिवीजन होने लगेगी तो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है और जब डिवीजन खत्म हो जाएगी तो क्रोमोसोम वापस अनक्वाइल होकर क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है। तो इस तरह हमारा क्रोमोसोम जो है वो बना हुआ है। सो अ क्रोमोसोम इज अ क्वाइल फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉन्ग डीएनए चेन, कि एक क्रोमोसोम में एक लंबी डीएनए की चेन है जो बहुत ज्यादा क्वाइल हुई है। पहले वो हिस्टोन प्रोटीन पे क्वाइल हुई, न्यूक्लियोसोम बने, फिर न्यूक्लियोसोम की जो चेन थी वो क्वाइल हुई, क्रोमेटिन फाइबर बने और फिर डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन फाइबर एक और बार क्वाइल हुए और क्रोमोसोम्स बन गए। अब बात करते हैं बच्चों क्रोमोसोम्स के फंक्शंस की। हमारे सेल के न्यूक्लियस में ये जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं इनका काम क्या है। बच्चों क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। किस चीज के जीन्स? हमारे ट्रेड्स के जीन। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन यानी हमारी औलादों में ट्रांसफर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर,
ये कैरेक्टर्स हैं आपके, जो आपसे आपकी औलादों में, आपसे आपकी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और ये ट्रेड्स, इन्हें ट्रेड्स कहा जाता है। और ये जो ट्रेड्स होते हैं ये हमारे जीन्स में स्टोर हुए होते हैं, और जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। तो क्रोमोसोम कंटेन जीन्स ऑफ ट्रेड। अब ये जो क्रोमोसोम है ये हमारे गैमेट्स में होते हैं, लिहाजा इनके अंदर जो जीन्स होंगे वो भी हमारे गैमेट्स में आ जाएंगे। और फिर गैमेट्स के थ्रू जब हम रिप्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन हमारी जब पैदा होगी तो उसके अंदर हमारे ट्रेड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। सो क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स ऑफ ट्रेड्स एंड ट्रांसफर दिस जीन्स ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो मेरे तमाम जो मेरे ट्रेड्स हैं वो मेरे जीन्स के अंदर स्टोर है। और मेरे जीन्स कहाँ हैं? मेरे क्रोमोसोम्स के अंदर। मेरे सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें मेरे जीन्स हैं, और मेरे जीन्स के अंदर मेरे सारे कैरेक्टर्स स्टोर हुए हैं। अब जब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो हमारे गैमेट्स में हमारे ये क्रोमोसोम्स होंगे। इसी गैमेट से जब रिप्रोडक्शन होगी और हमसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन जब पैदा होगी तो हमारे ही क्रोमोसोम्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, लिहाजा उसके अंदर हमारे जीन्स भी चले गए और हमारे ट्रेड्स भी चले गए। सो दैट इज वाई माँ बाप और औलाद सिमिलर होती है। जो औलाद पैदा होती है उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स माँ बाप जैसे ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर माँ बाप के जीन्स चले गए क्रोमोसोम्स के जरिए। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स ऑफ ट्रेड्स एंड ट्रांसफर दिस जीन्स ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बट जीन्स कहाँ है? हमने तो अभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने उसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ी, हमें तो क्रोमोसोम के अंदर जीन्स नहीं नजर आए। हमने तो देखा कि हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है, तो जीन्स कहाँ है? सो वेयर आर जीन्स इन आवर क्रोमोसोम्स? इसके लिए हमें डीएनए को स्टडी करना पड़ेगा। वही डीएनए जो हमारे क्रोमोसोम के अंदर एक लंबी सी चेन है। सो बच्चों, डीएनए, पहली बात, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये एक शॉर्ट फॉर्म है इस वर्ड की। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहा जाता है। अभी हमने ये स्टडी किया कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर एक लंबी सी चेन है, किसकी? डीएनए की। हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो 46 हमारे पास डीएनए की चेन हो जाती है। हमारे हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है। हर क्रोमोसोम के अंदर एक लंबा डीएनए है, सो हमारे अंदर 46 डीएनए है। अब हम इन डीएनए को स्टडी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे जीन्स कहाँ हैं जिनमें हमारे ट्रेड्स स्टोर हैं। सो ये जो डीएनए होता है, जिसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रेंडेड मॉलिक्यूल है, यानी आपको इस मॉलिक्यूल में दो लंबी सी लाइंस नजर आ रही हैं। ट्विस्टेड है यानी घुमा हुआ है, और लैडर की तरह है। आपने सीढ़ी देखी ना, आपने सीढ़ी में दो लंबी लाइंस होती हैं, फिर वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें इस डीएनए के मॉलिक्यूल को, आपको दो स्ट्रैंड्स नजर आ रही हैं। डायग्राम में एक स्ट्रैंड को हमने पिंक कलर से और एक स्ट्रैंड को हमने ग्रीन कलर से शो किया है। ये दो स्ट्रैंड्स हो गई और आपस में ये देखें इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो ये एक लैडर टाइप का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड से बना हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड है, ट्विस्टेड है, देखें ट्विस्ट हुआ है, ट्विस्ट हुआ है। और ये एक्चुअल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है जिनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस डायग्राम में हर एक राउंड और एक लाइन जो आपको नजर आ रही है ना, वो एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, तो डीएनए एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ट्विस्टेड होता है, लैडर की तरह का मॉलिक्यूल है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है। एक एक डीएनए की चेन में बिलियंस की तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये हमारे डीएनए का बेसिक यूनिट कहलाता है। तो याद है ना, हम इंसान जो है, हम छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, तो हम कहते हैं कि सेल्स जो हैं वो हमारे बेसिक यूनिट है। इसी तरह ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए का बेसिक यूनिट है। अब उस न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करने से पहले ये बता दूं मैं आपको कि ये जो दो लंबी स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास, इनको अपराइट कहा जाता है। और ये दोनों अपराइट्स आपस में जब बीच में इंटरकनेक्टेड हैं तो उस रीजन को रंग्स कहते हैं।
अब आते हैं जरा न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे। हमने कहा हमारा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, यानी न्यूक्लियोटाइड हमारे डीएनए का एक बेसिक यूनिट होता है। अब न्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिक्यूल है वो 3 चीजों से मिलके बना हुआ होता है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। इसमें पहली चीज होती है एक पेंटोज शुगर जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। आपको याद है ना डीएनए का नाम क्या था? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इस डीएनए के नाम में जो डीऑक्सीराइबोस आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इसके न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो हमारे न्यूक्लियोटाइड में जो पहला मॉलिक्यूल होगा वो एक शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4, यानी इस शुगर में 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन के एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। उसके बाद जो सेकंड मॉलिक्यूल होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के 5वें कार्बन से कनेक्ट हुआ होता है और वो है जी एक फॉस्फेट ग्रुप, जिसका फॉर्मूला होता है PO4। और न्यूक्लियोटाइड में जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन से अटैच हुई होती है और उसको कहा जाता है नाइट्रोजन बेस। तो एक न्यूक्लियोटाइड इन 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। मेजर एक बीच में मॉलिक्यूल है जिसको आप कह रहे हो डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसमें 5 कार्बन है। 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच है। ये एक आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरह जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसका भी स्ट्रक्चर यही होगा, उसमें भी एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ होगा और 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होगा। तो डीएनए के तमाम न्यूक्लियोटाइड के अंदर यही मामला होगा। तो उसमें 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस पहले ही कार्बन से अटैच होगी और फॉस्फेट ग्रुप 5वें कार्बन से ही अटैच होगी। तो फिर तमाम न्यूक्लियोटाइड में फर्क किस चीज का है? फर्क है नाइट्रोजन बेस का। बच्चों ये जो नाइट्रोजन बेस आपके न्यूक्लियोटाइड से अटैच हुआ होता है ये 4 किस्म का होता है, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, थाइमाइन। ये 4 किस्म के नाइट्रोजन बेस हैं। इनमें से कोई एक नाइट्रोजन बेस आपके न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हुआ होगा। हो सकता है न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस हो वो एडिनाइन हो, या फिर गुआनिन हो, या फिर साइटोसाइन हो, या फिर थाइमाइन हो। एक न्यूक्लियोटाइड में ना इनमें 4 नाइट्रोजन बेस में से कोई एक नाइट्रोजन बेस लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। एक न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसमें एडिनाइन लगा हुआ होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसमें गुआनिन लगा हुआ होगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसमें साइटोसाइन लगा हुआ होगा और चौथा न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसमें थाइमाइन लगा हुआ होगा। इसमें से अगर आप देखें तो एडिनाइन और गुआनिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, साइटोसाइन और थाइमाइन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो अब ये एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाता है। सो अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड वन ऑफ द 4 नाइट्रोजन बेस. Nitrogen base is connected with the first carbon of deoxyribose sugar and phosphate group is connected with 5th carbon of deoxyribose sugar. So अब यह है तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड स्टडी कर लिया। अब देखते हैं कि इन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। सो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये बहुत सारे हमने एक लाइन में न्यूक्लियोटाइड अरेंज कर दिए। सारे न्यूक्लियोटाइड में आप देख लीजिए एक एक शुगर है, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच है और 5th कार्बन से फॉस्फेट शुगर अटैच है। इन तमाम न्यूक्लियोटाइड में शुगर डीऑक्सीराइबोस ही होगी, फॉस्फेट ग्रुप भी सेम होगा, फर्क बस सिर्फ नाइट्रोजन बेस का होगा। किसी न्यूक्लियोटाइड में एडिनाइन हो सकता है, किसी में गुआनिन हो सकता है, किसी में साइटोसाइन हो सकता है, किसी में थाइमाइन हो सकता है। सो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये सबसे पहले लीनियर कंबाइन होते हैं, यानी एक लाइन के अंदर कंबाइन होते हैं। कैसे? हर न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अपने ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से अटैच हो जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो रहा है। कैसे? शुगर का जो 3rd कार्बन है वो ज्वाइन हो रहा है फॉस्फेट से। इसी तरह अब तमाम न्यूक्लियोटाइड इसी तरह कंबाइन हो जाएंगे।
थर्ड कार्बन कनेक्ट होगा फॉस्फेट से और अब आपके पास डीएनए की ये एक सिंगल स्ट्रैंड बन गई। ये एक स्ट्रैंड बनी है और रिमेंबर डीएनए में हमारे पास 2 स्ट्रैंड होती है, तो एक सामने भी स्ट्रैंड बन जाएगी इसी तरह की। अब ये 2 स्ट्रैंड हो गई जी, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक लीनियर फॉर्म में ज्वाइन हुए हुए। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जुड़ना है। इन दोनों के नाइट्रोजन बेस एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं और इनके नाइट्रोजन बेस ही आपस में जोड़कर इन दोनों स्ट्रैंड्स को कंबाइन करेंगे। ठीक, तो हर न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस सामने वाले न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस से कनेक्ट होगा और ये दोनों चेन्स जुड़ जाएंगी। बट रिमेंबर वन थिंग, न्यूक्लियोटाइड की जो कॉम्बिनेशन है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब कि एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड जो है वो सिर्फ थायमाइन के साथ ही कनेक्ट होगा और ग्वानिन जो है वो सिर्फ साइटोसाइन के साथ ही कनेक्ट होगा। एडिनाइन ऑलवेज कंबाइंड विथ थायमाइन, या इसको वाइस वर्सा कर लें, थायमाइन ऑलवेज कनेक्टेड विथ एडिनाइन। सिमिलरली ग्वानिन जो है वो साइटोसाइन से कनेक्ट होता है और अगर साइटोसाइन है तो ग्वानिन से कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास एक चेन के अंदर एडिनाइन है, ग्वानिन है, साइटोसाइन है, थायमाइन है, तो उसके सामने वाली चेन में फिर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ही होंगे, खास न्यूक्लियोटाइड है, नहीं तो फिर वो चेन कनेक्ट नहीं होगी। सो अब ये इस कॉम्बिनेशन के एतबार से ये दोनों चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और ये डीएनए का मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। अब ये ट्विस्ट हो जाएगा, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स तैयार हो गई, फिर इस नाइट्रोजन बेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये दोनों बेस चेन्स आपस में जुड़ गई एंड देन नाउ इट विल बिकम ट्विस्टेड। बच्चों डीएनए का हमने ये जो स्ट्रक्चर अभी स्टडी किया, जिसमें हमने न्यूक्लियोटाइड को देखा, बेसिस देखे कौन कौन से होते हैं, फिर इनकी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हमने देखी कि कौन सा नाइट्रोजन बेस किस नाइट्रोजन बेस से ही कनेक्ट हो सकता है। बच्चों डीएनए के इस स्ट्रक्चर को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहा जाता है, जो वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। अब यहां पर यह बात समझते हैं कि जीन्स कहाँ है। जीन्स कहाँ है, अभी तक तो इस बात का जवाब नहीं मिला ना हमारे पास कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर जो हमारी मालूमात स्टोर हुई इन दी फॉर्म ऑफ जीन्स वो कहाँ है। बच्चों ये जो नाइट्रोजन बेस की लीनियर सीक्वेंस हुई, ये जो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो हर न्यूक्लियोटाइड के पास अपना एक नाइट्रोजन बेस है। सो ये जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है ये एक तरीका होता है डीएनए के पास मालूमात को स्टोर करने का। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना कंप्यूटर जो है अपने पास मालूमात को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, 1010 की शक्ल में कंप्यूटर अपने अंदर मालूमात स्टोर कर लेता है। इसी तरह हम पाकिस्तानी उर्दू ज़बान समझते हैं, तो अगर हमें मालूमात स्टोर करनी है तो हम उर्दू ज़बान में लिख के अपने पास स्टोर कर लेंगे। अंग्रेज़ जो है वो इंग्लिश ज़बान समझते हैं तो वो इंग्लिश को स्टोर कर लेता है। इसी तरह ये जो हमारे डीएनए होते हैं ना, इन डीएनए में ये जो नाइट्रोजन बेसिस की लंबाई में सीक्वेंस आ रही है, जिसको हम कहते हैं लीनियर सीक्वेंस, मालूमात इस शक्ल में स्टोर होती है। हर 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड होता है, इसको हम कहते हैं एक कोड या 1 कोडॉन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो हमने डीएनए की चेन ली हुई है, इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन पे डायग्राम में जो डीएनए की चेन है, उसके पहले न्यूक्लियोटाइड में जी मतलब ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में साइटोसाइन है, तीसरे में थाइमाइन है, चौथे में एडिनाइन है, फिर साइटोसाइन, ग्वानिन, एडिनाइन, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन, थाइमाइन, थाइमाइन। ये हमारे पास ये जो डीएनए की चेन है इसके ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, लीनियर अरेंजमेंट है इनके। ठीक है, लाइन में, एक लाइन के अंदर। अब ये जो 3 नाइट्रोजन बेस हैं, ये जो ऊपर के 3 है ये एक कोड होगा, इसी तरह उसके बाद के जो 3 होंगे ये सेकंड कोड होगा, उसके बाद के जो 3 होंगे ये थर्ड कोड होगा, उसके बाद जो 3 होंगे ये फोर्थ कोड होगा। ऐसे 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड बनता जाएगा और हर एक कोड एक खास अमाइनो एसिड को बनाता है। जब इस कोड से हमारे कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इससे प्रोटीन कैसे बनता है। तो जब ये कोड जो है, इन कोड से हमारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस होना होता है, तो हर एक कोड एक अमाइनो एसिड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कोड 1 जो है यानी GCT,
ये अमाइनो एसिड बनाएगा LN9। इसी तरह ये जो सेकंड कोड है यानी ACG, ये दूसरा अमाइनो एसिड बनाता है जी, थ्योरोनाइन। थर्ड कोड जो है AAG, ये एक अमाइनो एसिड बनाता है, लाइसाइन। 4 कोड जो है CTT यानी साइटोसाइन थायमाइन थायमाइन, ये बनाता है एक अमाइनो एसिड, लियोसाइन। तो हर एक यानी अब आप यूं समझ लें कि 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड होता है और एक कोड से एक अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक, यहां तक तो आई होप बात समझ में आ जाती है। तो अब ये हमारे पास एक डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है। इस टुकड़े के अंदर ये हमारे पास 18 नाइट्रोजन बेसिस है। हर 3 नाइट्रोजन बेस का 8 कोड होता है, तो 18 नाइट्रोजन बेस के 6 कोड बन जाते हैं। और हर कोड ने एक अमाइनो एसिड बनाना है, तो इन 6 कोडों से ये 6 अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। और हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड फिर आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोटीन बन जाता है। तो अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सब बन जाएंगे, तो ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोटीन बन जाता है। तो ये डीएनए ने एक प्रोटीन बना दिया। ठीक है, ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जिसके अंदर इस वक्त 18 नाइट्रोजन बेसिस है, एक लीनियर अरेंजमेंट हुई भी उनकी, 18 नाइट्रोजन बेसिस। हर 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड होता है, तो उस हिसाब से ये जो 18 नाइट्रोजन बेस हैं इसके ये 6 कोड्स बन जाते हैं। हर कोड ने एक अमाइनो एसिड बनाना है, तो कोड 1 का ये अमाइनो एसिड हो गया, कोड 2 का ये, कोड 3 का ये, कोड 4 का ये, कोड 5 का ये, कोड 6 स्टॉप, यानी कि अब यहाँ बनना बंद हो जाएगा। सो अब ये हमारे पास 6 कोड है जी, इसके ये अमाइनो एसिड्स तैयार हो गए। अब जब ये अमाइनो एसिड्स तैयार हो जाते हैं तो ये अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन बना लेते हैं। तो डीएनए ने एक प्रोटीन बना दिया और ये प्रोटीन ये हमारे ट्रेड्स होते हैं। जो ट्रेड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं, जैसे आंखों का कलर, बालों का कलर, जबान, हमारी ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, ये हमारे ट्रेड्स हैं जो हमसे हमारी औलादों में मुंतकिल होते हैं। और ट्रेड्स एक्चुअल में प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन किससे बना? डीएनए से। सो एक्चुअल में ये जो टुकड़ा हुआ डीएनए का, ये है जीन। इट इज जीन। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये जो हमारे करेक्टर्स है ना, मिसाल के तौर पे हमारी आंखों का कलर की बात करते हैं। ये जो हमारी आंखों का कलर है ये एक ट्रेट है। हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है उसमें से एक टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा, सपोज कर लें यही टुकड़ा, ये हमारा टुकड़ा जो है ये हमारी आंखों के कलर का कोड हो जाएगा। अब जब इस डीएनए के टुकड़े से प्रोटीन बनेगा तो वो प्रोटीन हमारी आंखों में स्टोर हो जाएगा और हमारी आंखों का कलर बनता है। तो जो ट्रेड्स होते हैं दे आर एक्सप्रेस बाय फॉर्मिंग प्रोटीन्स। ये ट्रेड जो होते हैं ना ये एक्चुअल में प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स किससे बन रहे हैं? डीएनए से। और डीएनए जो है ये फिर इस तरह हमारे पास मालूमात को स्टोर करते हैं। तो ये जीन्स हो जाते हैं। जीन्स क्या है? हमने बात करी ना क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास जीन स्टोर हुए हैं। तो जीन्स क्या है? एक्चुअल में जीन्स डीएनए के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। हर एक जीन से इस तरीके से प्रोटीन बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि हर एक डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस हैं जिनको कोड्स की शक्ल में आप 3-3 के हिसाब से कोड्स बना लेंगे और उन कोड्स से फिर अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए का ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसको कह रहे होते हैं हम जीन, जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारे ट्रेट स्टोर हो जाते हैं। किस शक्ल में? न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजन बेस है उनकी लीनियर अरेंजमेंट की शक्ल में। सो अब हमें पता चल गया जीन्स कहाँ है। व्हाट आर जीन्स? जीन्स हमारे डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। अब सपोज करें ये हमारे पास एक लंबी डीएनए की चेन है। इसमें ये एक हमारे पास डीएनए की एक लंबी सी चेन है। इसमें सपोज करें यहाँ से यहाँ तक का जो एक सेगमेंट है ये पहला जीन हो जाएगा, ये जो सेगमेंट है ये दूसरा जीन हो जाएगा, ये जो सेगमेंट है ये थर्ड जीन हो जाएगा, ये जो सेगमेंट है ये फोर्थ जीन हो जाएगा। ऐसे जो हमारे डीएनए की एक बड़ी सी चेन होगी उसमें बहुत सारे जीन्स हो जाएंगे। अब ये जो सेगमेंट है इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस है वो एक प्रोटीन बनाने के लिए कोड हो जाएंगे और वो प्रोटीन ये जीन हो जाता है। सो स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर अ ट्रेट इज कॉल्ड जीन। हमारे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जिनके अंदर हमारे पास मालूमात स्टोर हुई भी होती है हमारे ट्रेड्स की, उन्हें जीन्स कहा जाता है। जीन एक्सप्रेस इट्स ट्रेड बाय फॉर्मिंग अ प्रोटीन।
जब जीन को अपने आप को जाहिर करना होगा, जब जीन ने वो जीन जिस करेक्टर का भी है वो करेक्टर बॉडी के अंदर बनाना है, तो जीन क्या करेगा, प्रोटीन बना लेगा। प्रोटीन मैंने आपको बताया कैसे बनता है। तो जीन एक्सप्रेस इट्स ट्रेट बाय फॉर्मिंग अ प्रोटीन, और जीन को फिर हम इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट कहते हैं। इनहेरिटेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हमारे करेक्टर्स हमारी जनरेशन में जो मुंतकिल होते हैं इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और कौन कर रहा है, जीन्स कर रहे हैं। जीन्स हमारे बेसिक यूनिट हो जाएंगे इनहेरिटेंस के। सो दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन टू कोड वन प्रोटीन इज कॉल्ड। डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट जिसके अंदर एक प्रोटीन बनाने की मालूमात कोड की शक्ल में स्टोर हुई हुई है, वो क्या कहलाती है। आज ये हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, वो सी जीन कहलाती है। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट क्या होता है, तो इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट जीन होता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन सेल, एक इंसान के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है। तो इंसान कहीं का भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसके सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है, 46 होती है। क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। क्रोमोसोम को एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने पहली बार ऑब्जर्व किया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था वॉल्थर फ्लेमिंग। क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म हैविंग सेंट्रोमेयर इन सेंटर आर कॉल्ड। वो क्रोमोसोम जिसके दोनों आर्म्स का मतलब है क्रोमेटिड्स, यानी वो क्रोमोसोम जिसके दोनों क्रोमेटिड्स सेम साइज के होते हैं उन्हें, और उनका सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होता है, उन्हें मेटासेंट्रिक कहा जाता है। आउटर पार्ट ऑफ डीएनए हेलिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड। डीएनए की चेन में जो बाहर दो स्ट्रैंड्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, अपराइट, रंग्स या फॉस्फोईस्टर। तो डीएनए की जो आउटर पार्ट होता है वो अपराइट कहलाता है और बीच का हिस्सा रंग कहलाता है। इन डीएनए एडेनाइन ऑलवेज पेयर विद, डीएनए के मॉलिक्यूल में एडेनाइन नाइट्रोजन बेस जो होता है वो जब भी जुड़ेगा तो वो किस नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है, तो एडेनाइन ऑलवेज पेयर विद थाइमाइन। इसी तरह अगर गुआनिन की बात की जाए तो फिर वो साइटोसाइन से, या साइटोसाइन की बात की जाए तो वो गुआनिन से पेयर करती है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है जो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया, वो प्रपोज किया था वॉटसन और क्रीक ने। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए का जो बेसिक यूनिट है जिससे डीएनए मिलकर बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस इज अटैच एट डैश कार्बन ऑफ शुगर, शुगर के किस कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ होता है, पहले, दूसरे, चौथे या पांचवें। तो शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ होता है, पांचवें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है। तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन बेस का पूछा था तो हमने फर्स्ट कार्बन कह दिया। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जीन, हाउ इट वर्क्स। Gene is the basic unit of inheritance. It is the small fragments of DNA which has genetic information stored to synthesize a protein. Thus, a gene expressed by forming a protein. Some protein perform structural role while the other act as enzyme to control all biological reactions of the cell. Thus, each character of an organism is stored and carried on to the next generation by genes. Question number 2, write a short note on chromosomes. So this is the short note on chromosomes with its diagram. Chromosome was first observed by German embryologist Walter Flemming in 1882. Chromosomes are thread-like structures appear during cell division inside the nucleus. Each species contains specific number of chromosomes which are responsible for genetic transmission of characters. Each chromosome consists of two chromatids joined together at centromere. The basic unit of chromosome is called nucleosome. Each nucleosome is composed of single long unbroken DNA strand wrapped around 8 proteins called histones. Nucleosome condense to form chromatin. During cell division, chromatin further condense to form chromosome. Question number 3, what are the different type of chromosomes? Chromosomes can be classified on the basis of position of centromere.
ये इसकी 4 टाइप्स हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। नीचे हमने इसकी डायग्राम भी मेंशन कर दी है, तो इस सवाल के आंसर को डायग्राम के साथ नोट डाउन कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन अ लॉन्ग सिंगल अनब्रोकन डीएनए स्ट्रैंड फिट इनटू अ क्रोमोसोम। हमने बात की कि क्रोमोसोम एक लंबी डीएनए की चेन से बना हुआ होता है, तो वो इतनी लंबी चेन टूटे भी नहीं, ये क्रोमोसोम में कैसे समाएगी? इसका जवाब सिंपल है जी, कॉइल होके। तो स्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज while DNA is negatively charged. Thus, this causes attraction which wrap DNA around histones and beads of nucleosome are formed. Then string of nucleosome wrap up into a high order coil called supercoil which forms chromosome. That is how long single unbroken DNA can fit into a chromosome. Question number 5. Explain the mechanism of DNA replication. DNA molecule can make an exact copy of itself before cell division. This process is called replication of DNA. During replication, the hydrogen bond between nitrogen base of DNA gets broken and the two chains get separated along its length. Each nucleotide bonds with its proper new nucleotide forming two separate DNA molecules. अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1, write a brief structure of DNA or describe the Watson-Crick model of DNA. 2 सवाल बन सकते हैं, जवाब इसका एक ही है, या तो डीएनए के स्ट्रक्चर को आपसे पूछा जा सकता है या फिर वॉटसन-क्रिक, तो ये इसका आंसर है। इस आंसर को नोट डाउन कर लिएगा, इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ डीएनए भी इंक्लूड कर दी और वॉटसन-क्रिक मॉडल जो डीएनए का है वो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये पूरा आज के लेक्चर में हमने बात की, इसमें हमने न्यूक्लियोटाइड वगैरह सब हमने जो है कि न्यूक्लियोटाइड किन 3 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, फिर नाइट्रोजन की जो 4 टाइप्स हैं, 4 किस्म का जो नाइट्रोजन बेस है, वो सब हमने इस आंसर में नोट कर दिया। तो इस सवाल के जवाब को यहाँ से नोट डाउन कर लिएगा। साथ साथ इसमें आपने लीनियर ऑर्डर वाली बात भी बता दी कि ये जो नाइट्रोजन बेस में, ये जो हमारे पास डीएनए के अंदर जो लीनियर अरेंजमेंट हुई है नाइट्रोजन बेस की, ये एक तरीका है डीएनए के अंदर मालूमात को स्टोर करने का। तो अब जीन जो होता है वो छोटे से डीएनए का एक डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है और उसके अंदर हमारे पास मालूमात स्टोर हुई हुई है नाइट्रोजन बेस की लीनियर अरेंजमेंट की शक्ल में। जब इस जीन ने एक्सप्रेस होना होगा तो ये नाइट्रोजन ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये 3-3 पोर्ट बन जाते हैं और 3-3 पोर्ट का एक अमाइनो एसिड बनता है, फिर वो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इस डायग्राम को भी आपने बनाना होगा, तो इस डायग्राम को भी नोट डाउन कर लिएगा। So that is today's lecture about chromosome, DNA and gene. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।